नमस्कार, सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक 9 से 12 कक्षा के लिए व्याकरण का चल रहा था अलंकार। कल हमने 3 अलंकार किए थे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे के 3 अलंकार और हम आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज आपका अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 7वां अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण होता क्या है? मानव के रूप में क्रियाएं करना, मानव की तरह हाव भाव, मानव की तरह व्यवहार करना, दर्शाना। और वो किसके ऊपर है? प्रकृति की वस्तुओं पर, प्राकृतिक वस्तुओं पर, जैसे हवा है, पानी है, बादल है, पहाड़ है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, धरती है। इन सब प्रकृति की वस्तुओं पर मानवीय क्रियाएं करने का आरोप होता है। जैसे हम हंसते खेलते हैं, नाचते कूदते हैं, रोते हैं, बन ठन के सज धज के चलते हैं, वो सब क्रियाएं यहाँ प्रकृति की वस्तुओं पर दर्शाई गई हैं कवि की कल्पना में। कवि ने अगर किसी भी काव्य पंक्ति में इस तरह प्रकृति की वस्तुओं पर मानवीय हाव भाव करने का आरोप जहां हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां जड़ प्रकृति की वस्तुओं पर मानवीय क्रियाएं करने का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ बादलों को मनुष्यों की तरह बन ठन कर, सज धज कर, संवर कर आया हुआ दिखाया गया है। जैसे आकाश में जब वर्षा ऋतु का मौसम होता है तो बादल चारों ओर से उमड़ घुमड़ कर पूरे आकाश में छा जाते हैं। तो उसको कवि ने बन ठन के सज संवर के आना बतलाया है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ मानवीय क्रियाएं करने का आरोप किसके ऊपर है? मेघ के ऊपर। यह लो लतिका भी बढ़लाई, मधु मुकुल नवल रस गावली। लतिका का मतलब होता है लता, और कवि ने अपनी कल्पना में इस लता रूपी बेल को नायिका के रूप में कई बार चित्रित किया। कई बार काव्य में मनुष्य के रूप में नायिका जिस प्रकार मानवीय रूप में होता है, उसी प्रकार नायिका के रूप में इसको स्थान दिया अपनी काव्य में, अपनी कविताओं में। तो यहाँ भी वही बात है कि यह लता रूपी नायिका भी मधु रस होता है। लताओं के ऊपर फूल खिलते हैं और फूलों में परागकण और रस होता है। तो ये लता रूपी नायिका भी अपने फूलों रूपी घड़े में, गागरे का मतलब होता है घड़ा, अपने फूलों रूपी घड़े में रस, पराग रूपी रस पानी भर लाई। तो यहाँ उस लता को फूल रूपी घड़े में पानी भरकर, रस भरकर लाया हुआ दिखाया गया। तो यहाँ मानवीय क्रियाएं करने का आरोप है, जिस प्रकार महिलाएं पनघट से घड़ा लेकर पानी भरकर लाती है। तीसरा है दिवावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। संध्या का मतलब है सांझ। जब दिवावसान होता है, दिन के ढलने का समय। दिवा जमा अवसान। दिवा का मतलब होता है दिन, और अवसान का मतलब होता है ढलना या उतरना। तो दिन के उतरने का समय का मतलब है सांझ होने का समय, दिन ढलने के समय। बादलों से युक्त, मेघमय का मतलब है बादलों से भरे हुए आकाश में से सांझ रूपी सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी परी के समान धीरे धीरे पूरे आकाश में उतर रही है। अर्थात जो भी सूर्य अस्त होता है तो पूरे आकाश में अंधेरा, सांझ गहराने लगती है। तो यहाँ सांझ को सुंदर परी के रूप में चित्रित किया है। तो यहाँ उसे सुंदर परी के रूप में मानवीय क्रियाएं करने का आरोप सांझ रूपी सुंदरी पर लगाया गया। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार। आगे आगे नाच की बयार चली। जिस प्रकार हम खुशी के रूप में, खुशी के मौके पर नाच गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार यहाँ दर्शाया है कि आगे आगे नाचती हवा चली। हवा को यहाँ किसी के आगे नाचते गाते दिखाया है, बताया है। तो यहाँ भी मानवीय क्रियाएं, नाचने गाने का आरोप
हवा के ऊपर लगा है, बयार के ऊपर लगा है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार प्रयोग हुआ। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। पहले तो इस शब्द को समझना जरूरी है। संधि पढ़ी होगी आपने, नहीं तो जब नंबर आएगा एक बार फिर आपको पढ़ाएंगे। अतिशय जमा उक्ति, ये होता है इसमें। अतिशय का मतलब होता है बहुत अधिक, या विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ। उक्ति का मतलब होता है कथन या बात। तो जो बात बहुत विस्तृत हो, छोटी सी बात हो और उसको बहुत अधिक बड़ा बना दिया जाए, वो अतिशय उक्ति के अंतर्गत आता है। बढ़ा चढ़ाकर किसी छोटी सी बात को बड़ा बना देना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत है। परिभाषा क्या है? जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, छोटी सी बात का विस्तृत रूप दे दिया जाए, बताया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। भाई इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ये असंभव बात है। कैसे कि हनुमान की पूंछ में आग लगने भी न पाई थी, उससे पहले ही क्या घटित हो गया कि सारी तो लंका जल गई और सारे राक्षस, निशाचर का मतलब होता है राक्षस, सारे राक्षस डर के मारे भाग गए। आग लगने से पहले ही कैसे तो लंका जल गई और कैसे डर के मारे राक्षस भाग गए। तो ये असंभव बात है, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दूसरा है आगे दरिया विकट अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था? चेतक। हमने पीछे कविताओं में पढ़ा हुआ है, सामाजिक में भी, कहीं किसी भी सब्जेक्ट में, टॉपिक में हमने इसको पढ़ा हुआ है कि जब महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो आगे एक नदी आ गई। तो आगे दरिया, नदी विकट अपार, विकट का मतलब होता है कठिन, और अपार का मतलब जिसको पार नहीं किया जा सके। इतनी चौड़ी नदी को कैसे पार किया जाए, घोड़ा कैसे उतरे पार, और इतनी गहरी और चौड़ी नदी से, दरिया से ये घोड़ा कैसे पार दूसरे किनारे पर जाएगा। राणा ने सोचा इस बार, महाराणा प्रताप ने इस किनारे पर ये बात सोची, उससे पहले ही क्या हो गया, तब तक चेतक था उस बार। महाराणा प्रताप इस किनारे पर खड़ा होकर ये बात सोचता, उसके सोचने से पहले ही घोड़ा दूसरे किनारे उस नदी को पार करके जा चुका था। तो ये भी असंभव बात है कि महाराणा प्रताप के सोचने से पहले ही घोड़ा दूसरे किनारे पहुंच गया। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तीसरा है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग को छूने गगन को चली। अब यहाँ साकेत नगरी की भव्यता, अद्वितीय सुंदरता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता किसके समान मानी है? स्वर्ग के समान। तो ये भी असंभव बात है। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसकी सुंदरता अलौकिक हो, जो इस लोक में और न। तो स्वर्ग के समान सुंदरता दर्शाकर इसकी भव्यता को, उसकी अद्वितीय सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है साकेत नगरी की। देख लो, यह साकेत नगरी वही है जो स्वर्ग के सुंदरता के समान दिखाई दे रही है और गगन को छूने चली है, अर्थात भव्यता में, सुंदरता में, अलौकिक दिव्यता में वो आकाश में जो स्वर्ग है उसको तोड़ देने की कोशिश कर रही है। तो ये भी असंभव बात है, यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार। लास्ट है हमारा अन्योक्ति अलंकार। इसमें भी अन्य जमा उक्ति। अन्य का मतलब है दूसरा या कोई और, उक्ति का मतलब कथन या बात। ये कौन से अलंकार में था? अतिशयोक्ति, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार में भी और अन्योक्ति में भी, दोनों में एक ही संधि है। और वो कौन सी संधि है? ए और उ मिलकर वो बनाते हैं। ए आगे बाद छोटा हो या बड़ा हो आ जाए तो उ का ओ हो जाता है। तो गुण संधि का उदाहरण है।
गुण संधि के अंतर्गत है ये दोनों संधि शब्द प्रयोग हैं। तो अन्य कथन के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करना, कहना। भाई कई बार जैसे हम क्लास में भी आपको किसी अन्य के उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों को, तो वो इसी के अंतर्गत दर्शाया जाता है। जहां उपमान होता है अप्रस्तुत, अप्रत्यक्ष, जो हमारी आंखों के सामने न हो उसको तो उपमान कहा जाता है, और जो हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत होता है उसको उपमेय या प्रस्तुत कहा जाता है। जहां उपमान या अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय या प्रस्तुत का वर्णन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, या इसको इस प्रकार भी हम वर्णन कर सकते हैं, जहां उपमान या अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से उपमेय या प्रस्तुत को सचेत किया जाए, सावधान किया जाए, समझाया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। किसी उदाहरण के माध्यम से हम प्रस्तुत को अप्रस्तुत के उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, सावधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबिकती बाहर, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। यहां एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु, बाहर का मतलब है वसंत ऋतु के बीत जाने के बाद, कुसुम का मतलब है फूल, सारे फूल वसंत ऋतु के बीत जाने पर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनमें वो खिलखिलाहट, चमक नहीं रहती जो वसंत ऋतु के मौसम में रहती है। उसी प्रकार इस फूल और वसंत ऋतु के वर्णन के माध्यम से अप्रत्यक्ष वर्णन ये हो गया उपमान, इसके वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत को समझाया गया है कि उसी प्रकार के अब अली का मतलब भौरा रहे गुलाब में अपर कटीली डाल, केवल अब वसंत ऋतु के बीत जाने के बाद भौरा कटीली डालों वाले सूखे गुलाब पर ही मंडराता है, रहता है, उसको छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार एक विद्वान व्यक्ति अगर धनहीन आश्रयदाता के पास रहता है तो उसकी स्थिति भी वही रहती है, अर्थात उसका आश्रय गरीब जगह हो जाए, उसका आश्रयदाता गरीब हो जाए, निर्धन हो जाए, तो उस विद्वान व्यक्ति की भी वही स्थिति होती है। नहीं प्रागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु इति काल, अली कलपीसी ही शोभन देव आगे कौन आवाज। अब अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत को समझाया गया है। अप्रस्तुत वर्णन है पराग, मधु और भंवरा, और प्रस्तुत कौन है, किसको समझाया गया है, राजा जयसिंह को। जब राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ, रानी के साथ रंग महल में रहता है और राजकाज के कार्यों में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता है, राजसभा में भी नहीं जाता है, प्रजा के हितों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ वो राजभवन में ही रहता है। तब उसके जो आश्रयदाता कवि उस राजाओं के उस समय होते थे, वो आश्रयदाता कवि इस अप्रस्तुत वर्णन भंवरे और कली के माध्यम से राजा जयसिंह को अपने दायित्वों का, अपने फर्ज का ज्ञान करवाता है, भान करवाता है, बोध करवाता है, और उस दो पंक्तियों के माध्यम से राजा जयसिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से प्रजा के हितों की ओर ध्यान देने लगते हैं और राजकाज के कामों में भी ध्यान देने लगते हैं। न तो अब पराग है, न ही मधु है, नहीं विकास इन्हीं काल, और न ही इस समय, इस इन्हीं काल का मतलब है इस समय, न ही इस समय विकास हो रहा है, अर्थात आपके राज्य में न तो प्रजा सुखी है, न ही प्रजा प्रशंसित है, सुख पूर्वक रह रही है, और न ही आपके राज्य में विकास का कोई कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। जब भंवरा ही कली के साथ बन जाएगा, अर्थात भंवरा सांझ के समय जब फूल की पत्तियां जो ही सांझ होती है तो सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो कवि कहता है कि अगर भंवरा
उन पत्तियों के बंद होने पर उड़ेगा नहीं, तो वो तो उसी के अंदर मर जाएगा और फिर से पूरा गुलशन बाग बगीचा उस भंवरे के बगैर कैसे फूल बनेगा, महकेगा। तो भंवरा ही अगर कली के साथ बन जाएगा तो उसे बगीचे का, उस उपवन का, उस राज्य का भगवान ही रखवाला है। अर्थात इस अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से, उपवन और भंवरे के माध्यम से प्रस्तुत वर्णन राजा जयसिंह को उसके उत्तरदायित्वों का बोध करवाया गया है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर से वो राजदास के कार्यों में दिलचस्पी लेता है और प्रजा के हितों के कार्य करने लगता है। आपका अलंकार का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर से आपके सामने आ जाएंगे।